नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ट्यून हुए हैं हमारे चैनल ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन। आज के हमारे गेस्ट इज एज पर आवर ईयर एंड स्पेशल। जो हम लोग ईयर एंड स्पेशल में एक इंटरव्यू करते हैं, एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। जैसे पिछले साल हमने शाइनी विल्सन जी को बुलाया था, आज हमारे स्पेशल गेस्ट है जिनका जो अगर जर्नी देखें, द जर्नी इज नॉट ओनली एज एन एथलीट, द जर्नी इज ऑल्सो एज अ कोच। एज एन एथलीट उनकी जर्नी इतनी अच्छी है कि नेशनल लेवल में उन्होंने कम से कम 10 गोल्ड्स, 4 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल मिले उनको। सर्विसेज में वो सर्विसेज के एथलीट है, जहां पे उन्हें 12 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल। वो मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। गोल्ड मेडल लिए हैं उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में इन सैफ गेम्स और साउथ एशियन गेम्स अगेन, 8 साउथ एशियन गेम्स में भी उन्होंने मेडल लिए। उनके जो और एक इंटरनेशनल मेडल है जो उन्होंने यूके में लिया था। और उनका जो अचीवमेंट इतना अच्छा है एज एन एथलीट कि ही स्टार्टेड डूइंग कोचिंग। उन्होंने कोचिंग कोर्स किए हैं, जहां से उन्होंने आफ्टर ही बिकेम स्टार्टेड डूइंग द कोचिंग, उन्होंने इतने एथलीट्स प्रोड्यूस किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कि उनका जो लिस्ट है काफी लंबा है। 2-3-4 लोग का मैं नाम आपको बोलना चाहता हूं। उनके एथलीट्स है अविनाश साबले जी, जो अभी 2021 ओलंपिक्स में गए थे। मंजीत सिंह जी जो एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी जी और शंकर लाल स्वामी। मुझे बेहद खुशी है आज के हमारे गेस्ट को हमारे चैनल में इनवाइट करते हुए मिस्टर कैप्टन अमरीश कुमार अधाना जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप राजेश जी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत अच्छा लगा, और वो भी हमारे ईयर एंड स्पेशल में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा अभी आप मैंने जब आपसे सवेरे में बात किया तो आप अपने ग्राउंड में बैठ खड़े थे और कुछ काम करवा रहे थे। जरा उस ग्राउंड के बारे में बताइए, क्या है, कितना काम चल रहा है अभी? राजेश जी, ग्राउंड में जब आप फोन कर रहे थे मैं ग्राउंड में खड़ा था, और क्या है कि तो ज्यादातर बच्चे इंजरी होते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक ना हो, रोड पे ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड सरफेस होता है। तो उसकी वजह से हम लगातार एक हफ्ते से लगे तो 3 महीने से हैं, लेकिन एक हफ्ते से उस ट्रैक को बनाने में लग रहे हैं हम, जिससे बच्चों की इंजरी ना हो और बंदा रोड पर ना जाए। कि कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो लॉन्ग मेडल के हैं, 30 किलोमीटर भी जाना होता है, कभी 40 भी जाना होता है, तो हमने उसकी सुविधा अपने एकेडमी के अंदर ही की है। 1 किलोमीटर का राउंड हमने बनाया है जो पूरा सेंटर का है और बहुत अच्छा है। 400 मीटर का ट्रैक हमारा पहले था, लेकिन उसमें 4 से 6 लाइन थी, अभी हमने उसे 12 लाइन का बनाया है। और एक 200 मीटर का ट्रैक है जो उसको भी हमने बनाया है। कि ऐसी अभी अंदर कोई सुविधा नहीं है कि हमें बाहर जाना पड़े, सारी सुविधा हम अंदर, और अभी भी हमारा काम चल रहा है, हमारे एथलीट अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छा। इसलिए हम लगे तो थे। तो ये जो ट्रैक बनाने का जज्बा जो है वो कहाँ से आया? देखो, जज्बा तो सेना देती है। जब हम सेना में आते हैं, सेना सेना 24 आवर्स काम करने की क्षमता हर उस नौजवान में बढ़ा देती है। और वो जब तक हमारा मिशन पूरा ना हो, चाहे मिशन हमारा खेल के क्षेत्र का हो या लड़ाई का हो, चाहे किसी पेट्रोल या अम्बुश का या ऑपरेशन का हो, तो ये भी एक ऑपरेशन है मेरा कि हम 3 महीने में ऐसा ट्रैक हिंदुस्तान के नौजवानों को दे रहे हैं जो कहीं भी नहीं है, उड़ के सिर्फ एसआई को। तो वो जज्बा सेना सिखाती है। बहुत बढ़िया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसी स्पॉन्सर्स के लिए कुछ वेट नहीं करते हैं, सिर्फ काम शुरू कर दिया और काम शुरू कर कर फिर खत्म होने की वो ये करते हैं आप, ऐसे कि नहीं कि वेट करते हैं कि हाँ पहले स्पॉन्सर आए फिर हम काम शुरू करेंगे। अगर हम ऐसे इंतजार करते हैं, ये जनरली क्या है राजेश जी, हैबिट भी होती है। और कई बार जब हम उस ऐसी संस्था में रहते हैं जहाँ पर इंतजार का कोई मतलब नहीं है, अगर हम इंतजार करके अपना समय वेस्ट करते हैं, और आज जीवन में अगर हम ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं या उन एथलीटों को करा रहे हैं, उनकी उनकी दिनचर्या भी यही है कि हम समय के लिए भाग रहे हैं। समय, अगर समय से हम काम करते हैं तो जो समय हमारा टाइम कंपटीशन में भी अच्छा आता है। तो समय के साथ हम चलते हैं, समय जितना जल्दी अच्छी तरह हम कार्य करें, उतनी जल्दी हम नौजवान भी मोटिवेट होंगे और अच्छा टाइमिंग भी आएगा, ट्रेनिंग भी अच्छी होगी और हम भी खुश होंगे। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि ये जो आपका एफर्ट है उससे काफी चैंपियंस और आएंगे। आपने तो अभी थोड़े चैंपियंस को प्रोड्यूस किया, लेकिन आई एम श्योर कि इस एफर्ट से और बहुत सारे चैंपियंस आएंगे। तो ये हमारी शुभकामनाएं है कि हाँ, कि आपका जो है एकेडमी जल्द से जल्द फुल फोर्स में शुरू हो जाए और बहुत सारे यस, चैंपियंस भारत के लिए लेके आ जाए। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा होगा। अभी फिलहाल हम 2 महीने के बीच में, हमारा एक लड़का कल
गया था एमपी स्टेट में, स्टेट चैंपियनशिप पे। कंपटीशन तो कोई भी हो, कंपटीशन ही होता है। और वो बच्चा अंडर 18 है और अभी सिल्वर मेडल लिया उसने कल। एक गांव बहुत का बढ़िया। बच्चा जो कभी दौड़ना दौड़ना नहीं जानता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब मैं आपके जो लाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो वहां पे आपके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। तो आपका बचपन है, आप लोदीपुर छपका गांव से हैं। जरा बताइए यस। अपने गांव के बारे में और आपके आपके बचपन के बारे में। मेरा बचपन भी बहुत अच्छा रहा है और काफी मेहनत का कार्य मैंने बचपन में भी किया है, और इसलिए मैंने कहीं लिखा नहीं और आपको नहीं मिला। जो आपने सवाल पूछा है काफी अच्छा सवाल है मेरी लाइफ के बारे का। जब मैं बच्चा था तो छोटा था, घर में मेरे से बड़ी सिस्टर है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। अच्छा। और बड़ा होने के नाते हमारे जो पिताजी थे वो समाज सेवा में ज्यादा विश्वास रखते थे, और लगभग इलाके में आसपास में 25-30 गांव तो ऐसे हैं जो उनको लगभग हर नौजवान पसंद करता था। तो उनको देखता था मैं, और कभी भी उनको मैंने ऐसा नहीं देखा। जब वो खाना खाते थे तो मैंने सिंगल खाना खाते कभी देखा नहीं। अच्छा। कोई भी हो, किसी न किसी को साथ बैठा के वो खाना खाया करते थे। और सिंगर भी थे वो, जो अपने लोकगीत सिंगर थे, गाना भी गाया करते थे। तो उन्होंने इस दिनचर्या में हमें पैदा किया। सुबह भी नहीं होता है तो सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, अपना काम करना, झाड़ू लगाना। और जिस स्कूल में पढ़ते थे छोटे, हमसे लगभग 6 किलोमीटर दूर वो स्कूल है जहाँ हम पैदल दौड़ के जाते थे उसमें। ओके। और सुबह अपना काम करने के बाद हम स्कूल जाया करते थे, अच्छा। दौड़ के आना जाना। और एक छोटी सी जो हम बोलते हैं ना बुलक कार्ड, हल चलाते हैं जैसे, हम्म। तो पिताजी के साथ में हल चलाया करता था जब मेरी उम्र 10 साल की थी। अच्छा। हाइट होता था उसके लिए, हल चलाने के लिए? यस, जब मैं 10 साल का था तब हम पिताजी के साथ हल चलाया करते थे। और पिताजी को घोड़े रखने का बड़ा शौक था, तो घोड़े के साथ कभी कभी दौड़ते थे। अच्छा। तो उस टाइम हमें जो तो मैंने कहा था कि ये जो हॉर्स के साथ आप भागते थे, तो मेरे ख्याल से स्प्रिंट ट्रेनिंग आपका नेचुरल हो गया तभी। वो नेचर था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे जाने के बाद में हम खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन हाँ, जब हम उसके साथ ट्रेनिंग करते थे या दौड़ते थे तो हमें जब स्पोर्ट्स में आए तब पता लगा कि यार वो जो घोड़े के साथ कभी हम दौड़ते थे या हल भी चलाया करते थे, उसका बेनिफिट था कि जनरल इंडोरेंस अपने आप बन रही है। अच्छा। ये आपका जो और स्टोरी है, जो ना हल चलाना, घोड़े के साथ भागना, केन्याई एथलीट्स के साथ के स्टोरी के साथ काफी मिलता जुलता है। ये जनरली था और नेचुरल था। अच्छा, अच्छी बात है। तो उस टाइम में उस कौन से गेम्स वगैरह खेलते थे? अब कुछ आप कुछ गेम्स खेलते थे तभी? कोई गेम नहीं खेलते थे हम, लेकिन एक गेम ऐसा था जो देख के आप हंसेंगे। अच्छा, बोलिए। हमारे पिताजी को शौक था, जो शुगर कैन का एक कोलो बोलते हैं हमारे यहाँ, कलेशर। ओके। तो उसमें दो बैल जोड़ा करते थे और उससे हम गुड़ निकालते थे। ओके। उसके पीछे एक घंटे लगभग मैं उनको आगे उनके पीछे पीछे जाता था, और वो गुड़ निकालते थे हम, रस। अच्छा। अच्छा। उसमें गोल राउंड होता था, बड़ा मजा आता था उनके पीछे भागने में। अच्छा। एक एक घंटे तक हम बैलों के पीछे चलते थे, और रस निकलता है, फिर गुड़ बनता है उसका। ये तो तो उस बहुत टाइम बढ़िया है। तो हमें एक तो स्प्रिंट और दूसरा भी एंड्योरेंस भी हो गया। इंडोरेंस भी था। और लेकिन ये हमें पता नहीं था, शायद उस टाइम पर अगर कोई कोच देखता या टैलेंट की पहचान होती, शायद हमें उस टाइम निकाल लेता। जब हम 15 साल हमारी उम्र थी, उस टाइम हम 10th में, शायद 9th के या 10th में होंगे। उस समय हम ये काम करते थे तो लोग मुझे ठेकेदार के नाम से पहचानते थे जब मैं 15 साल का था। अच्छा। ये राज की बात किसी को पता नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठेकेदार इतने छोटे उम्र में। 15 साल। तो उस टाइम में, उसी टाइम में आपको आर्मी ज्वाइन करने का आपको एक तमन्ना था। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे आप। बताइए, ये कहाँ से किससे प्रेरित होकर आप आर्मी ज्वाइन किए, या किसी ने कहा आपको ज्वाइन करने के लिए? ये हमारे पिताजी ने कहा कि भाई अभी तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तो सेना की तरफ जाओ, देश की सेवा करो। वो देश सेवा में बड़ा विश्वास रखते थे। अच्छा। तो जब 16.5 साल के जैसे ही हम हुए और पहली भर्ती मेरिट देखने गए, हमारा भर्ती का कोई मूड नहीं था। केवल पिताजी ने, भर्ती हो रही है वहां पे और आप जाइए।
अब हमने एक भी दिन ट्रेनिंग नहीं की थी भर्ती की, केवल हम उन कोलो चलाते थे, उसके पीछे भागते थे, या 5 किलोमीटर स्कूल है वहां पैदल दौड़ के आते थे, दौड़ के जाते थे, यही काम था। और अच्छा। राजेश जी, ये कमाल की बात है कि उस समय जब हम भर्ती में गए, हमारा कोई भर्ती का मूड नहीं था, और जब भीड़ को देखते हैं, पब्लिक काफी इकट्ठी होती है, तो डरते हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं था। हम नॉर्मली वर्बल खड़े हुए, स्टार्ट हुआ, और 4 ही राउंड उसके लगाने थे। तो मेरे तो ध्यान ये था कि बैल का कोलू का हम चक्कर काटते हैं, 100 चक्कर काटते थे हम। अच्छा, तो ये तो चार कुछ भी नहीं चक्कर, है। चार, हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है कि राउंड बड़ा है, तो मेरे ध्यान में वो था यार, ये चार चक्कर तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। अच्छा। जब जैसे स्टार्ट हुई रेस, तो हमने रेस उठाई अपने तरीके से। लोग आगे की तरफ भागते हैं कि भाई सबसे आगे हमको खड़ा होना है। और राजेश जी, हमें भर्ती होने का कोई प्लान नहीं था, हमें आगे खड़े होने का शौक ही नहीं था। हम पीछे खड़े थे, और उस पीछे खड़े होने में अपनी रेस लेके चले। दूसरे राउंड में सारे हमारे हाथ आए, तीसरे में कोई मिला नहीं, चौथे में हम थे, 200 मीटर खोल के फंसते। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आपका लाइफ का और पहला रेस। हाँ, पहला रेस था लाइफ का। और जब हम फर्स्ट हुए, तो मुझे भी नहीं पता था यार, इतनी पब्लिक में 200-250 बच्चे दौड़ते में फर्स्ट हो गया। तो वहां एक कर्नल साहब थे, उनका नाम कर्नल चौधरी था, उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटे इधर आओ, तुम भर्ती हो चुके हो, और भर्ती वाह, होने के बाद हम तुम्हें जाट रेजिमेंट में भेजेंगे। ये बहुत पहला ही दिन बढ़िया। था। अच्छा। उसके और उसके बाद उस समय ना तो हमारा डॉक्टरी हुआ था, और ना रेटिन था। अब हमें भी नहीं पता था हम भर्ती होंगे। ओके। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती रही, लेकिन कर्नल साहब ने हमें नहीं छोड़ा, जहां जहां उन्हें लगता होगा भाई इस लड़के को भर्ती करना है। अच्छा। और उन्होंने लास्ट तक सारे टेस्ट ही पास हुए, और डॉक्टरी में भी कहीं अनफिट नहीं हुए, और हम भर्ती हो गए। बहुत बढ़िया। तो जब और भर्ती हो जब गया, घर में आपके आए के पिताजी का बताए, क्या था? अब पिताजी ने क्या कहा आपसे? जब मैं आया तो पिताजी बड़े हंसे, और बोला, देखा हमारी घोड़ी का कमाल और कोलू का, तुम रेस में फर्स्ट हो गए। अच्छा, अच्छा। तो 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 पार्टी उनको मिली, आपको नहीं मिली? हाँ, पार्टी उनको मिली। मैं, हाँ, बात तो आपकी सही है। बहुत बढ़िया। तो कैसा था ट्रेनिंग? आप गए बहुत बचपने में गए, आप आर्मी ज्वाइन किए, 16 इयर्स 17 इयर्स, ट्रेनिंग कैसा रहा उस आपका? टाइम पे 16.5 साल में भर्ती हुआ करते थे, और मैं राइट टाइम 16.5 में भर्ती हो गया था। जाट सेंटर बरेली हम गए, मेरठ बीआरओ से भर्ती होके। और वो ट्रेनिंग काफी हार्ड होती थी उस टाइम पे। अब तो इतनी ट्रेनिंग नहीं हार्ड है, अभी तो नॉर्मल ही है, लेकिन उस समय ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, ना ही कोई छोड़ता था। और हर सेंटर के पास में इतने फार्म होते थे, जो काम आप घर पे करते हैं वही वहां पे करना होता है। ओके। आप गन्ने यहाँ भी छोल रहे हैं, वहां भी छोलने थे। अच्छा। आप गेहूं की खेती यहाँ कर रहे हैं, वहां भी आप वही कर रहे हैं। ओके। एक काम जरूर था कि जो पिगरी फार्म था हमारे सेंटर में, और अपना डेयरी फार्म भी है जिसमें गाय भैंसे भी हैं, और पिगरी फार्म थोड़ा मेरे को खतरनाक लगता था, क्योंकि ओके। सबसे पहली वर्किंग करने के लिए हमें वहीं बुलाया था। अच्छा। कि ओके। ये इनको आप चुगाए के लाएंगे, और इसमें से गुम नहीं होना चाहिए एक भी। ओके। अब तो उसमें से एक गुम हो चुका था राजेश जी, तो हमने बड़ी सजा खाई। और सजा अरे। खाने के बाद हमने कसम खाई कि दोबारा पिगरी फार्म में नहीं आएंगे, चाहे कुछ करना पड़े। अच्छा। तो कैसे कैसे वहां से निकला फिर? जैसे और हिंदी में जब बोलते हैं, जुगाड़ कैसे किया आपने वहां से निकलने के लिए? जुगाड़, शाम तक हम, बेचारों ने काफी पिटाई की हमारी, और जो रगड़ा फौज में होता वो अच्छी तरह दिया, वापस आए। लेकिन वो जो पिगरी हमसे गुम हुआ था, रात में 8 बजे मिला, हम ढूंढ के लाए उसको वापस, और उनको दे दिया। दोबारा कसम खाई, दोबारा यहाँ हम वर्किंग में नहीं आएंगे। जाने के बाद जो हमारा सीनियर जीसीस हुआ करता था, उस टाइम सतबीर साहब था, तो मैंने उससे कहा, साहब ये वर्किंग जो सुअर वाली है, ये मेरे को पसंद नहीं है। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो उन्होंने कहा, बेटा सिंपल तरीका है, अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में आते हैं, तो आपका ड्यूटी वर्किंग ये सब खत्म हो जाएगी, आप केवल स्पोर्ट्स करेंगे। तो मैंने कहा, जी वो कौन सा गेम करूं मैं? बोला, भाई तुम हट्टे कट्टे दौड़ सकते हो, नौजवान हो, मैं हाँ दौड़ लेंगे। बोलता, पहला गेम है बास्केटबॉल, तो तुम बास्केटबॉल खेलना जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ जानता हूँ। क्योंकि मेरे अच्छा। इतना याद था कि मैं जानता नहीं था बास्केटबॉल के बारे में क्या है वो। इतना मैं जरूर जानता था कि बास्केट और बॉल है। मैं गांव में कंचा खेलते हैं कई बार, तो हो सकता है वो कंचा फेंकना हो उसमें।
ये अच्छा। पता था। सिंपल। जब जब बास्केटबॉल हम ग्राउंड में गए तो हमसे पूछा, आप पियोट खेलोगे या फीटर? हमने कहा जी ये नहीं आता लेकिन बॉल फेंक देंगे। अच्छा। अब वहां फिर काफी रगड़ा मिला। ओके। तो हमने कहा साहब रगड़ा दे लो लेकिन हम गेम यही करना है, हम अच्छा। उधर नहीं जाएंगे। तो बास्केटबॉल हमारा पहला गेम था और लगभग 3 महीने उसी में रहे हम, और बास्केटबॉल में इंटर कंपनी में टीम में रहे, इंटर सेंटर भी हम खेलने गए। और वहां जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ घटना घटित होती है जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो मेरे साथ वो घटना घटित हुई, हम बास्केटबॉल खेल रहे थे और स्कोरर हम थे रंगरूट में, स्कोर मेरा अच्छा था। ओके। और जब सिलेक्शन हुआ तो हमारा नाम नहीं बोला वहां पे। अच्छा। तो हमने पूछा कि भाई जब नाम बोल रहे थे वहां पे, कमेटी नाम अनाउंस कर रही थी, हमारा नाम नहीं बोला। हमने कहा एनी प्रॉब्लम है? यस हमारे पास प्रॉब्लम है। बोला क्या है? कि मेरे स्कोर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो बोला भाई तुम्हारी हाइट अभी कम है, 6.5 फीट वाले हैं उनकी, उनको लिया गया है। मैं स्कोर तो इनका 0 है, इनको क्यों लिया? अब एक बंदा उसमें ऐसा था जिसकी हाइट 5 फीट से भी कमी थी हम्म। और उसका सिलेक्शन हुआ। उस पे मैंने ऑब्जेक्शन किया, भाई इस छोटे से आदमी का सिलेक्शन कैसे हुआ? अब हम ये भूल गए कि वो तो ऑफिसर है, ऑफिसर की कोई हाइट होती नहीं, वो तो मैनेजर है। तो बोला ब्लडी ये अफसर है, टीम मैनेजर है, इसका सिलेक्शन मैनेजर में हुआ है। मैंने कहा जी मैनेजर हो कुछ भी हो, हाइट तो छोटी है। तो तो कमांडेंट काफी हंसे, ब्रिगेड साहब थे काफी हंसे। बोलता भाई इस लड़के को मौका दो। तो बोला जी ठीक है दे देंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट बनी फिर नाम नहीं आया हमारा। फिर हमने वहां से अपना टारगेट बनाया, अब हम गेम करेंगे तो इंडिविजुअली करेंगे जिसमें ये बीच में टीम वर्क ना है और हमारा सिलेक्शन ना कटे। तब हम फिर क्रॉस कंट्री में आए। तभी आपका जो एक और वहां पे एक हवलदार रणवीर सिंह जी था, जिन्होंने आपसे कहा कि हाँ हम्म, आप एथलेटिक्स कर लो। हाँ बताइए उन्होंने क्या कहा आपसे जिससे हाँ आप वो क्रॉस कंट्री में आए? हवलदार रणबीर सिंह, हमें उस टाइम हम ट्रेनिंग के बाद में अचानक इंसर्जेंसी काफी थी और आतंकवाद बढ़ चुका था 91 में। और हम पोस्टिंग किए गए पुंछ में, और पुंछ स्पोर्ट्स हम भूल चुके थे। 8 से 10 महीने के बीच हम आतंकवादियों के साथ ही लड़ते रहे, कभी अम्बुश तो कभी पेट्रोल, जो भी फौजी की कार्रवाई होती पूरी 100% हम करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग का भी मैं बेस्ट रंग रूट था, डील का मैं बेस्ट रंग रूट था, और मेरा मजा आता था गोली चलाने अच्छा। में। स्पोर्ट्स तो था ही था। हाँ। तो अब वहां जाने के बाद जब स्पोर्ट्स शुरू हुआ तब रणबीर सिंह वहां मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये ड्यूटी, ये वर्किंग, ये फायर तो चलते रहेंगे, अगर तुम्हें अच्छी ठीक ये हाइट भी है तुम्हारी मेरे हिसाब से और बॉडी में इतना वजन नहीं है, तो तुम क्रॉस कंट्री करोगे तो अच्छे सक्सेस हो जाओगे। तो मैंने उनसे पूछा उस्ताद इसका फायदा बताओ क्या है? ओके। बोलता है मैं हवलदार बना हूं 16 साल में, और तुम अगर सर्विसेज कलर ले लेते हो तो हवलदार बन जाओगे 2 महीने में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा जी हवलदार बनना है मेरे को। अच्छा। तो तब मैं रणवीर सिंह जो उस्ताद थे हमारे, तब उनके साथ लगा। वो सर्विसेज प्लेयर थे उस टाइम। लकीली ये था वो 4 बार सर्विसेज खेल का है, लेकिन उन्हें कलर नहीं मिला। सर्विसेज कलर तभी मिलता है जब सर्विसेज से आप नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। अब उन्होंने कहा कि भाई तू मेरे साथ चलो तो शायद मेरी भी ट्रेनिंग अच्छी होगी और तेरे की भी अच्छी होगी। हम दोनों ट्रेनिंग करते रहे साथ साथ, और लकीली गुरु चेले एक ही साथ सर्विसेज कलर लिया हमने। वो पहले 6 साल से जोर लगा रहे थे, वो कभी कलर नहीं ले पाए, लेकिन जब हम एक साथ ट्रेनिंग करने लगे तो उसी साथ मैंने कलर लेके हवलदार बना, और वो हवलदार पहले से थे लेकिन सर्विसेज कलर उन्हें मेरे साथ ही मिला। अच्छा। उस टाइम और में जो है आपको उन्होंने क्या एडवाइस दिया एज जब आप ट्रेनिंग करने लगे? आप तो तभी कभी किए नहीं है ट्रेनिंग रनिंग में, तो क्या क्या उन्होंने सिखाया जो जिससे आपको सर्विसेज कलर ऑफ कोर्स तो मिले, लेकिन विच हेल्प यू एक्चुअली, जो आपको हेल्प किया आगे चल कर भी? हेल्प ये थी कि जब हम नीचे लेवल पे कंपटीशन होते हैं, इंटर कंपनी और ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद कमांड होता है, कमांड के बाद आर्मी चैंपियनशिप होता है, फिर इंटर कमांड, और उसके बाद होता है सर्विसेज। ऐसे चैनल थे। अभी तो केवल 3 ही चैनल है, पहले बहुत चैनल थे।
तो जब हम ट्रेनिंग कभी ज्यादा करते थे या कम करते थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें क्रॉस कंट्री करना है, वो 12 किलोमीटर होती थी, 12.5 होती थी, कभी 12, कभी 12.5, इस रेंज में। तो उन्होंने हमें बचाया कि हम कभी कभी इस तरह के वर्कआउट करते थे जो हमें बॉडी में इंजरी आने के चांस होते थे। तो वो कई बार समझाते थे ऐसा नहीं, इसका सिस्टम है, और इस तरह दौड़ना भागना अचानक नहीं, तुम भाग लो और परफॉर्मेंस आ जाए, इसका भी बॉडी का सिस्टम है, उस तरीके से हम चलेंगे। और जब जब भी ट्रायल हुआ करती है, उस ट्रायल में बताते थे कि भाई ट्रायल में ये ट्रायल इस टाइप की, इसमें ऑल आउट जोर नहीं लगाना है, इसमें जोर लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, सारे गुण थे। और किस तरह भागना है, अगर आप पेस से भागेंगे तो आपकी जीत अच्छी होगी। तो मेरा जो फिनिशिंग था वो कमजोर था, तो उनका कहना होता था जिसकी फिनिशिंग कमजोर होती है उसको रेस पहले से उठा के चलना चाहिए, क्योंकि मेरी फिनिशिंग कमजोर थी, रणवीर की फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। ओके। अगर फिनिशिंग में हम दोनों आ जाएं तो वो किसी को छोड़ता नहीं था सर्विसेज में, पोजीशन कोई भी हो, लेकिन सर्विसेज में उसकी अच्छी फिनिशिंग नहीं थी, या तो दिनाराम की थी या उनकी थी। ओके। तो फिर पेस के साथ जब हमारी ट्रेनिंग उन्होंने कराई तो हमारा पेस बहुत अच्छा था। अब चाहे कोई भी रेस में आ जाए, हम अपने पेस से चलते थे और चैंपियन होते थे। ओके। एक समय आया कि रणवीर सिंह कलर लेने के बाद जब सेकंड नेक्स्ट ईयर आए तो उनका पोजीशन नहीं था और मैं चैंपियन था। ओके। तो मात्र 1 साल तो के बड़े अंदर या खुश। 2 साल के अंदर आप जो है क्रॉस कंट्री में आप नेशनल चैंपियन भी बने। उस सफर के बारे में बताइए, कैसा था रेस और कैसा लगा नेशनल चैंपियन बनते हुए। राजेश जी, केवल एक ही साल में हम कंटिन्यू रहे लगभग 14 महीने, और कंटिन्यू में कहीं नहीं गया, और 14 महीने ट्रेनिंग में रहा। उसमें अप डाउन इंजरी भी हुई और कई बार निगेटिव भी विचार जाते हैं, वो सब अप डाउन होते रहे। 14 महीने में हम नेशनल चैंपियन बने थे, और जब हम नेशनल चैंपियन बने 93 में, नेशनल पहला नेशनल गोल्ड था। फौज से लिकड़ के जब हम सिविल में आते हैं और चैंपियन बनने के बाद में पेपर, टीवी, ये सारी चीजें आती हैं, तो बड़ा मजा आता है। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं बहुत खुश था कि यार चैंपियन बनने के बाद में ऐसा भी होता है कि लोग जानते हैं, पेपर में नाम आता है। तो वो एक बहुत शानदार मोटिवेशन था, और उस वही समय था एक चढ़ने का आगे, कि हम आगे बढ़ते गए। अच्छा। और अगले साल आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट में। उसके बारे में बताइए, कैसा था सफर, किन हाँ, किन किन दिग्गज एथलीट्स के साथ आप गए थे साहब। वर्ल्ड दिग्गज एथलीट हमारे साथ बड़े बड़े अच्छे थे। मिस्टर जो हमारे बड़े भाई हैं बहादुर प्रसाद जी थे, भाई साहब कहते थे, वो हमारे साथ थे। और जो बीएसएफ के मदन थे, उधर ये गुलाब चंद थे, सारे स्टार खिलाड़ी उसमें थे, जिनके साथ हम पहली बार गए थे तो कैसा रहा बुडापेस्ट आपका हंगरी में। प्रदर्शन जब आप गए थे। हाँ, और वो कंपटीशन भी हमारा बहुत अच्छा रहा, और वहां भी घटना घटित हुई हमारे साथ, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या था घटना, जरा हम्म। बताइए। घटना घटित ये हुई कि कई बार हम सोचते हैं कि भाई उस्ताद बोलता है, कोच बोलता है भाई ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना, तो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन उसका जब भुगतना हमें पड़ता है तब एहसास होता है यार कोच सही बोल रहा था। तो इस तरह हमारी भी गलती थी। हम रनिंग कर रहे थे, 6 किलोमीटर खत्म हुआ और 6 बाकी था, लगभग 7 के बीच में था, और हमारे पैर में एक नील अचानक लगी। क्योंकि जो ऑप्टिकल्स होते हैं क्रॉस कंट्री के, वो लगभग बनाते हैं अप डाउन, कभी रेत है, कभी उसके बाद कुछ ऑप्टिकल्स और लकड़ी के भी होते हैं, आप पुल बना देते हैं हिल्स एरिया। तो एक हिल्स एरिया बना था जो शायद लकड़ी का बना था, उस पर हम नीचे उतर रहे थे स्पीड से, और वर्ल्ड के सारे टॉप एथलीट इसमें दौड़ रहे थे। और जितने भी वर्ल्ड चैंपियन थे, कीनियन, माराको, इथोपिया, सारे टॉप एथलीट थे। उनके साथ दौड़ने में मजा आ रहा था, क्योंकि हम पहले 50 में चल रहे थे, और पहले 50 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में चलना क्रॉस कंट्री में मायने रखता है। लेकिन हम जोश में थे, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट होके गए थे हम। हम्म। और जब कील अचानक पैर में लगती है तो दुख तो होता है, लेकिन यहाँ दिमाग काम करता है। तो चोट अगर पैर में लगी तो पहले दिमाग को पता लगता है मेरे कुछ लगा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस वहां पे हुआ। और उसी दिमाग ने कहा कि चोट लगी, रुक जाओ। लेकिन अंदर से आवाज आई, अगर हम रुके तो पैर का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन इंडिया में पोजीशन तो टीम का कहीं भी नहीं है, लेकिन डिस्क्वालीफाई अगर होगी तो हमारी वजह से होगी, हमें रेस नहीं छोड़नी चाहिए। हम चलते रहे।
आगे फिर कुछ सोच ऐसी आई कि रेस अगर छोड़ते हैं, दुख बहुत लग रहा था, बहुत ज्यादा दुख था कि छोड़ दो यार। फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि हमारी सेना का 72 घंटे भूखे लड़ने का रिकॉर्ड हमने सुना है कि ऐसे भूखे भी हम लड़ते हैं और हम सेना से संबंध रखते हैं। फिर तीसरी बात आती है, यार तुम रहने वाले कहाँ के हो? बोला यार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो उसमें कहाँ के रहने वाले? मेरठ के रहने वाले। अब मेरठ में जहाँ शांति क्रांति पैदा होती है, वहां से हम अगर रेस छोड़ते हैं तो ये तो बेइज्जती का काम है। अच्छा। तो ये सारी चीजें 100-150 मीटर में विचारों में आई और हम उसको भूले और भूल के हम लड़ाई लड़ने लगे। राजेश जी, हमने फिनिश की और फिनिश के बाद हमें नहीं पता हम कौन से पोजीशन पे थे, बाद में पता लगा वर्ल्ड में 52 रैंक पे थे और जो अच्छा रैंक था उससे पहले सारे 75 या 100 के ऊपर थे। अच्छा। और हम हॉस्पिटल में आंखें खुली तो पता लगा हमारा ऑपरेशन हो गया। अच्छा। ओके। हाँ, तो वो एक एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा और लगभग हम 10-12 महीने हम बैठे रहे और फिर हम उठे कंटिन्यू उसी स्पीड से और नेशनल चैंपियन भी कंटिन्यू होते रहे और और आगे कैसा बढ़ते वो रहे। मोटिवेशन कहाँ से मिला भी आपको? आप जब इंजरी इंजरी आपके 95 में आप इंजर भी हो गए थे, वो इंजरी कैसे था और मोटिवेशन कैसे मिला आपको आगे आगे ट्रेन करने का और फिर भी नेशनल चैंपियन बनने का? फिर कि बहुत लोग छोड़ देते हैं तभी। हाँ, छोड़ देते हैं। एक स्टोरी हम पढ़ रहे थे, शायद इब्राहिम लिंकन की शायद होगी वो, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे। और वो एक छोटी सी स्टोरी थी कि जब यूएसए हार जाता है लड़ाई में, हारने की कगार पर पहुंचता है, तो वो एक ऐसा राष्ट्रपति था जो पूरे जीवन में शायद वो कुर्सी पे बैठा था और उठ नहीं सकता था। जब उन्हें ये पता लगा जापान से हम हार रहे हैं, तो उसे जोश में खड़ा हुआ कि बड़ी मैं खुद लड़ूंगा, तुम हार कैसे सकते हो? जब मैं पैरालाइज हूं, मैं लड़ सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं लड़ सकते? मुझे हार मंजूर नहीं है, चाहे हवाई जहाज चले जाओ, बंदे चले जाओ, मुझे हार नहीं चाहिए। और वो जोश में अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं। ओके। अब जब ऐसा पढ़ा तो जोश आया कि यार ऐसा भी होता है। तो हमारे तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो बम्बारमेंट उन्होंने किया यूएसए वालों ने जोश में, कुछ भी हो, चाहे उन्होंने ऐसा बम छोड़ा जो लोगों के जीवन खराब कर दिया, वो अलग बात थी। लेकिन वहां तो मिशन जीतने का होता है। उन्होंने मिशन कामयाब बनाया और वो जीते। हारी हुई बाजी वो जीत के ले गए। तो ऐसी कई स्टोरी थी जो पढ़ते थे, उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो सेना में हैं। तो सेना से वो सारा मोटिवेशन आता है। बहुत बढ़िया। तो कौन था आपका कोच जिन्होंने आपको हेल्प किया दोबारा चैंपियनशिप नेशनल चैंपियन बनने के लिए वो इंजरी के बाद? उस इंजरी बनने के बाद में कोच था उस टाइम हमारे पास सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे, जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने आगे हमको बढ़ाया और एथलेटिक्स में जब हम आए तो सूबेदार मेजर एस पचैया थे, जो स्टीपल चेस के खुद इंटरनेशनल चैंपियन थे। आप जानते होंगे, शायद केरला के रहने वाले थे वो, या तमिलनाडु के। 16 मुत्थु थे। इनके अंडर इन्होंने फिर हमें गुर सिखाए स्टीपल चेस वाले। फिर हम स्टीपल चेस में आए। आप क्योंकि आप सभी मिडिल और लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस भागते थे। आप 3000 5000 मैराथन भी भागे हैं। ये स्टीपल चेस आपने चुना क्यों? ये बिकॉज एक बहुत ही अलग सा रेस है, नॉर्मल नहीं है। तो क्या है स्टीपल चेस में? एक तो आपको आपकी चुनने की वजह क्यों क्यों चुना आपने, और दूसरा ये डिफरेंस बताइए नॉर्मल रेस और 3000 मीटर स्टीपल चेस में। इसको चुनने का एक खास वजह ये थी कि हम क्रॉस कंट्री जी दौड़ते थे और कोई एक ही टारगेट होता है साल में, आप क्रॉस कंट्री में नेशनल पार्टिसिपेट करो और एक साल ऐश करो। ये सर्विसेज का हमारा फंडा हुआ करता था। अचानक एक दिन ऐसा आया, शाम का समय था, उस टाइम नरेंद्र और बलकारा हिंदुस्तान के टॉप 3000 मीटर स्टीपल रेस में नंबर 1 2 चल रहे थे। हमने उनसे कहा कि साहब हम भी स्टीपल चेस कूदना चाहते हैं, हमें भी कुछ सिखाओ। तो जब बनना होता है इस तरह के वर्ड आते हैं सामने, तो उन्होंने कहा, अभी कहीं देख रहे होंगे तो वो बड़े हंसेंगे, कि भाई तू स्टीपल चेस नहीं कर सकता। एक मजाक थी। बोले, मैंने कहा क्यों? कि क्रॉस कंट्री वाले जितने भी हैं वो एथलेटिक्स नहीं करते, वो टाइम पास करते हैं। इसमें राउंड लगाना पड़ता है, तुम तो रोड पे दौड़ते हो यार, क्या तुम क्रॉस कंट्री वाला? छोड़ो, ये तुम पे नहीं होगा।
अच्छा। तो मेरे वो बात लगी। मैंने कहा यार मेरी उम्र कितनी है अभी, 19 साल तो मेरी उम्र लगभग है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आपकी उम्र तो 36 साल हो रही है, आप कैसे कर रहे हैं? बोलता तुम नहीं करोगे। मैंने कहा हम करेंगे। तो उस बहस बहस में हमने कहा हमें तुम टेक्निक सिखाओ। बोला हम नहीं सिखाएंगे। तो जब नहीं सिखाएंगे, हमने कहा कोई खास चीज है? फिर स्टीपल चेस के बारे में पढ़ा कि इंडिया में स्टीपल चेस एक ऐसा इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं इसमें, तो नेशनल चैंपियन तो ऑटोमेटिक है ही, इंटरनेशनल भी आपको मेडल मिल सकता है। क्योंकि इसको कम लोग पसंद करते हैं, हार्ड इवेंट है। इस पे सब जगह वो फैसिलिटीज भी नहीं मिलती कि भाई आपको हैडल मिल जाए या वाटर जंप मिल जाए, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। उस कारण से हमने कहा खास है ये। तो अब फिर हम उसमें लगे, और एक दिन ऐसा आया, वो स्टीपल चेस वाला आप हंसेंगे, मोहम्मद इलियास बाबर ने हमें चुना ट्रेनिंग के लिए, जो एशिया के 95 के बेस्ट कोच थे। तो जब उन्होंने रगड़ा ट्रेनिंग का दिया, तो अब हमें ऐसा लगता था स्टीपल चेस क्या कोई भी इवेंट हो, अब हम कोई भी भागेंगे। और हम स्टीपल चेस पे एक दिन नहीं चढ़े, ना ही हमने हैडल कूदा, केवल चैलेंज की वजह से हम कूदे। मेरे आज भी याद है, पहला वर्ल्ड अपना एथलेटिक फेडरेशन ऑफ चैंपियनशिप थी पुणे में, उसी 95 में लास्ट में जब हम पीक पे उठ रहे थे, और वो कंपटीशन हमारा पहला ही था। तो बाबर साहब ने कहा कि बेटा स्टीपल हो चाहे मैराथन हो, हमारे यहाँ तो जो 400 मीटर भी मेरे अंडर रहता है वो भी 40 किलोमीटर जाता है, तो ये क्या है 3 किलोमीटर। भाई सर, बाबर साहब हमने हैडल तो कूदा नहीं है, लेकिन स्टीपल करना है मुझे। बोला ठीक है बेटे करो। बोला क्यों करना है? मैं नरेंद्र को मारना है जो फर्स्ट है। तो वो हंसते थे कि नरेंद्र को कैसे मारेगा, वो चैंपियन है भाई, वो नहीं पिट सकता, हमने कुछ को मारेंगे आज। तो टारगेट वो बना। और ये कहानी केवल 2 वीक की है, ट्रेनिंग तो चले रही है। 2 वीक में अचानक जब एंट्री के लेने के लिए गए हम, पुणे बालावाड़ी में कंपटीशन हो रहा था, तो हमें एंट्री भी नहीं मिली थी वहां पे। अब शायद मेरे याद है अभी भी, इब्राहिम जो बेंगलोर वाले थे, वो वहां स्टार्टर थे, सी इब्राहिम। ओके ओके। तो पहले एंट्री ऐसी हो जाया करती थी। अब मैंने उनसे कहा सर आप ज्यादा नहीं, 2 मिनट की मुझे परमिशन दो, मेरी एंट्री आ रही है, मैं भागना चाहता हूं। तो उनके शोर क्लब में हमारा वो भागा था, उनका रिकॉर्ड बनाया था मैंने, उस टाइम बहादुर प्रसाद जी छोड़ गए थे। तो हम, मैं और गुलाब फर्स्ट सेकंड थे, तो वो काम करते थे। और उन्होंने कहा ठीक है, तो 5 मिनट तो गो बैक कर दिया टीम को स्टार्टिंग पॉइंट से। मैं वापस आया, और पहला स्थान अभी दुनिया नहीं है जो सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की आपकी टीम हार रही है, लेकिन मैं आपको मेडल दूंगा, मेरी एंट्री करो। उन्होंने महाराष्ट्र से एंट्री की, और मैं बोला अब तो 1 महीने पहले एंट्री मुश्किल होती है। एंट्री हुई ओके राजेश जी, और रेस को हुई, सेकंड केवल वही थे, नरेंद्र और बलकारा, जो इंडिया के फर्स्ट सेकंड थे। और वो पहली हमारी रेस थी जिसमें हम उनके पीछे भाग रहे थे, उनको डरते हुए। सब ये लोग बोल रहे थे जो नया लड़का आता है उसको उठने नहीं देंगे, नीचे दबाएंगे, पानी में बचते रहना। तो वो शुरू होगा। जैसे ही 3 राउंड शुरू हुए, हम पे कोई जोर नहीं पड़ रहा था। पहले राउंड में हम स्टीपल से सीख रहे थे, अचानक एक कोई हमला वहां पे हुआ था। तो हमारी 3 जाट पूरी पुणे में थी और ग्राउंड में बैठी थी। अच्छा। जब वो ताली बजा रहे थे, एक बंदा जाट रेजिमेंट का भाग रहा था, वो बड़ा शानदार मोटिवेशन था। और बालावाड़ी में जो नई क्रीड़ा प्रबोधन एक शुरू हुई थी, वहां के लगभग 100-150 ऐसे बच्चे थे जो तालियां बजा रहे थे कि हमारा भाई साहब भाग रहा है। अच्छा। पहले राउंड में हम हैडल उनको देख के सीख रहे थे, दूसरे तीसरे राउंड में हमने देखा कि ये कैसे कूद रहे हैं, और वहीं पे हम सीखे। और नरेंद्र सिंह जी जो इंटरनेशनल चैंपियन थे, चौथे राउंड में रेस छोड़ गए थे। हम ऑल आउट भाग रहे थे, हम केवल उसी मार रहे थे। आगे सेकंड लड़का था रामपाल जाट, जो उसी रेस में फर्स्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा नहीं आया वो। तो वो हमने फ्री छोड़ दिया, हम इनके पीछे भाग रहे थे। अगर हम उसके साथ पकड़ के चलते थे हमारा गोल्ड होता। लेकिन चेस फिनिश में फर्स्ट हुआ रामपाल, सेकंड हुए हम, और नरेंद्र सिंह थर्ड हुए। अपने प्राइज लेने में नहीं आए थे। वो हमारी अच्छा जर्नी थी 300 मीटर की स्टार्टिंग। अच्छा। ये भी काफी अच्छी जर्नी है, क्योंकि उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल भी गए 1997 में। बहुत अच्छा जर्नी था आपका 1997। मेरे ख्याल से आपके एथलेटिक जर्नी में सबसे
खास क्योंकि आपके जो इंटरनेशनल मेडल्स है, सिल्वर मेडल मिला था आपको 5000 मीटर्स में यूरोपियन ट्रैक, गोल्ड मेडल मिला था 3000 मीटर्स सैफ गेम्स में, तो फोर्थ प्लेस था आपका एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप उस साल में। आपने ऐसा कुछ, हाँ जी, तो मेरा ये सवाल था कि 1997 आपके एथलेटिक्स जर्नी में इंटरनेशनल मेडल्स के तौर पे वो काफी अच्छा था, क्योंकि आपका जो है सिल्वर मेडल यूरोपियन मीट में था 5000 मीटर्स, और सैफ गेम्स में स्टीपल चेस में मेडल मिला आपको, फिर एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में आप फोर्थ रहे। क्या उस टाइम में आपने कुछ अलग अलग ट्रेनिंग की जहां से, जिसकी वजह से, या आपके ट्रेनिंग टेक्निक्स में कुछ सुधार लाए आपने जिसकी वजह से आपको इतने सारे मेडल्स मिले? यस, उस टाइम पे ट्रेनिंग में भी चेंजेस थे, और 1997 मेरी लाइफ की बहुत बेस्ट साल गई थी, जिसमें हर कंपटीशन जहां भी हम दौड़ रहे थे वहां लगभग फर्स्ट हो रहे थे। और इवन कई बार ऐसा हुआ कि हमें लगता था कि हम फर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन वहां भी हम फर्स्ट हो रहे थे। और टेक्निक की जहां की बात करते हैं तो हमें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पहली बार हमने देखा था सिलारू हमारा कैंप था, और हमारे पास उस टाइम कोच हुआ करते थे मिस्टर भाटिया और हरगोविंद, एक गुरुफुल सर। तो गुरुफुल हमारे कोच थे, तीनों में तीन एक साथ थे। और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का हमें जो बेनिफिट हुआ, तो वापस एक ट्रायल हो रही थी पटियाले में, ये 97 की बात है। और ट्रायल में गुलाब चंद हमसे पहले भी तकड़े थे, आज भी तकड़े, लेकिन ये समय की बात होती है कि वहां पे 1500 मीटर की ट्रायल हुई, गुलाब चंद 1200 मीटर रेस छोड़ के हम फंसते। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो हाईएल्टी जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में आपने कुछ अलग किया फिर उस टाइम में? उसका काफी तो वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए फिर वो उस साल में 1997 में काफी अच्छा रहा आपके लिए, क्योंकि हाईलाइट ट्रेनिंग भी थी। उसके बाद में जब यूरोप सर्किट में गए थे, ट्रेनिंग का कंपटीशन था, 2 महीने हम यूके में थे, और वहाँ ट्रेनिंग भी थी और कंपटीशन भी थे, जिसमें 5000 में हम सिल्वर मेडल था वहां पे, गुलाब हम दोनों दौड़ रहे थे, और 3 में भी हमारा सेकंड था। तो वो साल अच्छा था, हर कंपटीशन में जहां भी दौड़े थे फर्स्ट ही थे। अच्छा। मैं अभी एक वीडियो आपने पोस्ट किया था जहां पे 2021 टोक्यो ओलंपिक्स अविनाश साबले भाग रहा था, और आप कह रहे थे पीछे से बेटे भागो बेटे भागो। तो ये मैंने सुना है कि हरगोविंद सिंह संधू जी भी ऐसे ही बोलते थे। क्या ये जो बेटे भागो ये जो है, क्या आप उनसे कुछ इंस्पायर हो, क्या आप कहते हैं लोग अपने ट्रेनिस को? वो इसलिए हरगोविंद सिंह जब कोच थे हमारे, हरगोविंद सिंह और गुरफोल दोनों एक साथ खड़े थे, एक समय की बात है। और वो आईटीसी इंटरनेशनल मीट थी, विल्टन किप्टर आया हुआ था दिल्ली में, ये भी 97 की बात है। उनसे मैं कह रहा था, हम 3 बंदे हिंदुस्तान से दौड़ रहे थे, मिस्टर रेडमल सिंह और शंकर जो ऊटी का रहने वाला, और मैं, 3 ही इंडिया से हम वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे 3000 मीटर में फ्लैट में। उससे पहले जो रेस हुई 400 मीटर की, तो परमजीत ने उस समय तकड़ा 46 कुछ की भाग रहा था, बहुत ही अच्छी रेस उसने भागी, और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था 45 कुछ का। हाँ। जो सबसे टॉप रनर हमारा था, वो 7वें नंबर पे आ रहा था उस मीट में, हीट में। तो बाहर जनता जो बैठी थी उसमें हम भी बैठे थे, वो जनता काफी अग्रेसिव गाली दे रही थी, बोले यार ये क्या भाग रहा है यार, ये इंडिया का टॉप है, सबसे पीछे आ रहा है। तो उसको देख के मेरे दिल में आया कि यार विल्टन किप्टर है, वर्ल्ड के 18-19 एथलीट टॉप है यहाँ पे, हमारा भी ऐसी गाली खाएंगे हम भी, इससे अच्छा है हम लीड करते हैं। तो मेरे उनके पास गया, हरगोविंद सिंह के और गुरपुल दोनों खड़े थे। मैंने कहा सर आप मुझे परमिशन दो, मैं अपनी मर्जी से दौड़ूं, नाम तो नहीं कटेगा कैंप से। तो वो हंसे, बोला बेटे तो दौड़ कहां तक जाएगा, 1 राउंड आगे लगाएगा? मैं, नहीं सर, आप जब तक जोर लगेगा मैं आगे रहूंगा, लेकिन मेरा टाइम मत पूछना। बोला क्यों? कि बाहर जनता गाली दे रही है बैठी, इनको थोड़ी देर में डांस कराता हूँ जनता को। ये फीलिंग थी उस टाइम। बोला ठीक है। जब रेस स्टार्ट हुई, तो अब विल्टन किप्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, 2-2 रिकॉर्ड उसके, हम तो उसके पेस मेकर थे, लेकिन हमने लीड किया। शंकर हमें सबसे अच्छा था, जो 8 मिनट की दौड़ा हुआ था, और हम नंबर 3 पे आ रहे थे रैंक में इंडिया में, 3000 फ्लैट में। उस दिन ऐसा समय था, मैंने लीड ली और 5 राउंड अच्छी तरह लगाए, विल्टन किप्टर मेरे साइड में था, मैं आगे था। और पूरी जनता, अगर वो वीडियो कहीं मिले और देखे तो मजा आएगा,
पूरी जनता खड़ी हुई थी, ताली ही की गड़गड़ाहट थी, पूरी गड़गड़ाहट। मुझे ही पता था कि भाई ये ताली थोड़ी देर और बजेंगी बस। अब जब लास्ट किलोमीटर रहा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे पूरी करूं, लेकिन मैंने पूरी की और वो रेस भी 8:25 की लगी। अच्छी रेस थी, खराब नहीं थी। और जो फर्स्ट सेकंड इंडिया के थे वो गए 12-13वें पोजीशन पे, मैं तो 7वें नंबर पे फिर भी आया। तो अच्छा। तब हरगोविंद सिंह कह रहे थे बेटे भाग, बेटे भाग। अच्छा। ये थी वो बात। जो अ, मैं हरगोविंद सिंह संधू सर को मैं कहता हूँ इस स्टोरी के बारे में, हाँ, और आई एम श्योर कि हम्म। वो भी बहुत खुश रहेंगे। तो हाँ, शायद 1999 तूने सैफ वो गेम्स। याद होगी तो खुश होगी। हाँ, हम्म। यस, मैं उनसे कहता हूँ। सो 1999 सैफ गेम्स भी आपको काफी यादगार रहा, जहां पे आपने मेडल मारे, क्योंकि आपके जो साथ में जो कारगिल वार था, और साथ में हम्म। एथलीट था जो आप पाकिस्तानी एथलीट को आप आपने मात दिया, और वो भी सोल्जर यस। थे। जरा उस रेस के बारे में बताइए, कैसा लगा रेस, और क्या जज्बा था अंदर जब आप वो रेस भाग रहे थे? राजेश जी, वो कारगिल का समय था और कारगिल में स्पोर्ट्समैन को भेजते नहीं है, लास्ट तक रखते हैं। लेकिन एक समय आया उस कारगिल वार में 1 महीने के लिए हमें भेजा गया अपनी टीम लेके, और ऐसी जगह पे भेज दिया गया जहां पे केवल डेड बॉडियां थी और कोई काम था नहीं। और हम कभी भी वहां पे अगर हमारे गोली लगती तो कभी भी जा सकते थे, लेकिन उनकी गिनती नहीं थी कहां से गई। तो हमने रिक्वेस्ट की कमांड से कि सर इस तरह से हमें मत मरवाओ, हम कहीं जाना चाहेंगे तो अपनी यूनिट में जाएंगे, ये हमें पसंद नहीं है। जहां री स्पोर्ट्समेंट में कहीं भी फेंक देते हैं। तो बोला ठीक है, हमने झगड़ा किया वहां से कि हम नहीं रहना चाहते, अपनी यूनिट में गए। तो वहां काम किया कुछ जो हमें मिला टास्क, तो अपने रेजिमेंट में तो कुछ भी हमें पता है कौन हमारा कौन अपना है, लेकिन जब ऐसी जगह सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे हमारे आसपास कोई ना हो तो वो कोई पूछता भी नहीं है। वहां पे ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे आती है। तो वो सिचुएशन हमारी देखी हुई थी, हम वापस आए और 3 ही महीने बचे थे सेब कैंप के। और कैंप हमारा पुणे में चल रहा था, और एक ही टारगेट तक, जब हम टोरलिंग पहाड़ी पे फतेह कर सकते हैं तो ये पाकिस्तानी को इस इवेंट में अगर हमें मार खाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, पूरा देश गाली देगा सेफ गेम में मार खा रहे हैं। ये टारगेट लेके हम चल रहे थे। और जब देखा तो वो पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से हमसे अच्छा था उस टाइम, और जो श्रीलंका का तीसरा था वो लड़का भी अच्छा था। हम टाइम के हिसाब से तीसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन वो जज्बा कारगिल वाला ही था कि एक ही चीज दिखाई दे रही थी, फर्स्ट, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अपनी रेस लेके चले हम, क्यों पेस मेरा अच्छा था, अपनी पेस से हम लेके चले और हम फर्स्ट हुए। और फिनिशिंग पे वहीं हम गिरे थे कि हमें नहीं पता था हम कौन से पोजीशन पे। पीटी उषा जी से पूछा मैंने, कहा फर्स्ट है? बोला हाँ फर्स्ट है। वही थी वो। अच्छा। और बहुत अरे तू दिलचस्प। फर्स्ट हो गया, मैं पेट ठीक है। अच्छा, ठीक है। बहुत दिलचस्प कहानी है। तो ये, जब मैं आपके अचीवमेंट्स वगैरह देखता हूँ, आपके इतने मेडल्स हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छे थे, लेकिन हाँ जी। जो है एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, यहाँ पे आपका नंबर नहीं लगा। क्या वजह है? इसकी वजह थी कि जब हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं कभी कभी। 98 में एशियन गेम में हम हर पेपर की हेडलाइन में थे, मेडल होम में आते थे। जो मेडल होप आता था उस मेडल होप के चक्कर में हम मारे गए अच्छा। कि ज्यादा बंदा ओवर हो जाता कि अब तो हम आ ही जाएंगे। जब कि जो रेस दौड़ रहे थे अच्छी दौड़ रहे थे हम, और बहुत बढ़िया रेस चल रही थी। और वो एक एशियन गेम का जब क्वालिफाई राउंड चल रहे थे उसमें यूके से हम ट्रेनिंग करके वापस आए, तो बहुत मौसम बहुत ठंडा था। अगर क्वालिफाई वहां कर लेते तो अच्छा था। जब हम वापसी आए तो दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई था, और ठंड में ट्रेनिंग करने के बाद जब गर्मी में हम दौड़ते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। वो एक कारण रहा कि हम टेक्निक को नहीं समझ पाए, और शायद उस टाइम अगर कोच थोड़ा सा ध्यान देता, मैं तो ये कहूंगा, तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। अच्छा। अगर आप दोबारा देखें तो उनको क्या ध्यान ध्यान देना देना चाहिए था, या अभी आप भी कोच हो, तो अगर आपके सामने ऐसे एक एथलीट आता है जो यूके से ट्रेनिंग करके आता है और दिल्ली की गर्मी में आता है, तो फिर आप उनको आप क्या क्या सुझाव दोगे, या क्या उनसे कहोगे?
वो सुझाव तो साथ मेरे सामने था और मैंने प्रैक्टिकल किया हर उस कंपटीशन में जिसकी हमने मार खाई। हमने ये एहसास किया कि हमने जो मार खाई अपने एथलीटों को हम मार खाने नहीं देंगे। जो 2018 एशियन गेम में जो आप देख रहे थे, मंजीत हर कंपटीशन मार खा रहा था और उसको हम उसी सिचुएशन में लेके गए जहां से हम चैंपियन बने। जो कोई सोच नहीं सकता था उसको चैंपियन बनाया। उसका कारण यही था भाई, हाई एल्टी में पहले हम जो गुवाहाटी कंपटीशन, तो टेम्परेचर बहुत हाई था। सेम वही टेम्परेचर हमारा वहाँ मिलता था एशियन गेम में, इंडोनेशिया में। सेम ओके। उसी के हाइट से हम सीधे जब थिम्पू में गए थे तो वहां टेम्परेचर थोड़ा ठंडा जरूर था, लेकिन उससे मिलता जुलता था, इतना खराब नहीं था। हम दिन में ट्रेनिंग करते थे उस टेम्परेचर में जो मार ना खाएं। तो ओके। हमें उस सिचुएशन में अगर डील करनी होती है, अब जब ओलंपिक की अगर बात करते हैं हम अभी टोक्यो में, वहां पर रात में हमारी रेस थी 7-8 बजे के रेंज में। वहां 1 बज रहा है, हमारे यहाँ 7-8 बज रहे हैं। हम शाम को ट्रेनिंग करते थे, हमें पता था कि सुबह ट्रेनिंग करने से मार खाएंगे। हम 9-10 बजे के बीच दिन में ट्रेनिंग करते थे। तो उस ओके। सिचुएशन पे हम ट्रेनिंग करते थे, तब हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। शायद वो सिचुएशन हमारे सामने होती और नजर करते हम बेस्ट करते, बहुत बेस्ट करते। जैसे क्लाइमेट क्लाइमेट का सिचुएशन, टाइमिंग का सिचुएशन, दोनों। यस। ओके। तो 2000 अगेन आपने लाइफ अपना चेंज कर दिया, जहां पे आप एथलेटिक्स से संन्यास लिए और कोचिंग में गए, एनआईएस किया आपने। जरा यस सर। उस ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कैसा रहा ट्रेनिंग और क्या क्या सीखने को मिला जो आप एज एन एथलीट नहीं सीख पाए, कोई क्या क्या नया सीखने को मिला? रजित 2001 में हमारा इवेंट ऐसा था कि हम अगर कंटिन्यू चलते तो 2007 या 8 तक भी हम बेस्ट 3 में आते रहते कंटिन्यू और इंटरनेशनल खेलते रहते। हम उस टाइम पे चैंपियन थे जब हमने रेस छोड़ी। और रेस छोड़ने का एक ही कारण था कि उस टाइम लोकसभा पे अटैक हुआ और सारे खिलाड़ी अपने भी यूनिट में बुलाए गए, हम भी चले गए। जब वहां गए तो रेत के साथ हम लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान से तो हो नहीं रही थी। डेली अटैक रेत में मार रहे थे हम। पानी कूदना है, वो अपनी इंदिरा कनाल थी उसके ऊपर बंदूक लेके कूदना, डेली अटैक मारना। एक समय आया हमने अपने सीओ साहब से कहा कि ये डुप्लीकेट अटैक कब तक मारेंगे? तो वो बड़े हंसे ऑपरेशन में कि मैं सर ये डुप्लीकेट ही अटैक लगेंगे, पाकिस्तान पे अटैक होगा भी, जब होगा पे बुला लेना, ये डुप्लीकेट अटैक बंद करो, हमें तो एनआईएस कराओ। तो हमने एनआईएस किया। अच्छा। तो तो उन्होंने कहा कि हम आपको एनआईएस एक शर्त पे कराएंगे। कर्नल टीएस राघव थे उस टाइम पे, मैं बोलो, और कर्नल शर्मा हमारे ट्वाइस हुआ करते थे, दोनों अच्छे थे। कि भाई तुम एक अटैक मारेंगे हम पाकिस्तान पे, अगर तुम अटैक सक्सेस होते हो और अच्छा अटैक तुम्हारा होता है तो हम तुम्हें एनआईएस के लिए छोड़ देंगे, ये हमारी शर्त है। अब एक खिलाड़ी अटैक मारेगा, उन्हें ऐसा लगता था नहीं मार सकता, लेकिन हमें ही पता था कि हम तो ट्रेनिंग के बेस्ट रंग रूट रहे हैं, इसमें अटैक मारने में क्या बिगड़ रहा है। हमने कहा ठीक है, आप जो हमारी टीम में फर्स्ट होगी आप कंपटीशन कराओ। तो जो मोटिवेशन हमारी टीम थी, और उसमें सारे ऐसे बंदे थे राजेश जी जो डिफाल्टर होते हैं। जब उनसे बात की गई कि यार ये अटैक मारेंगे तो बड़ा मजा आया कि भाई इस तरह के अटैक लगेगा, ये तो पहले ही फेल है। तो फिर उनको हमने बुलाया शाम के टाइम मीटिंग ली उनकी। देखो मैं तुम्हारे पे एक तबका लगा हुआ है कि तुम फ्रॉडी हो और 20 हो, सारे तबके लगे हैं तुम्हारे पास। इसको दूर करने का एक ही तरीका है, तुम्हारा जो प्लाटून कमांडर है वो एशिया चैंपियन है। अगर तुम इसकी इज्जत रखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में, पूरी यूनिट में दूसरा कोई नहीं है। एशिया का चैंपियन तुम्हारे साथ बैठा है और तुम्हारी टीम फर्स्ट नहीं होती है तो तुम्हें डूब के मर जाने की जगह मैं अकेला ही लड़ लूंगा। तो बोला सर हम फर्स्ट होंगे। और अच्छा। ये मैंने देखा है, अगर किसी लड़के में ऐब होता है या उस पर कोई फ्रॉडी बनाया जाता है या बदमाश भी बनता है तो उसमें क्वालिटी भी होती है। ये मैंने वहां पे सीखा। ओके। सारे इकट्ठे उन्होंने माना और अपनी जिद पे, जो डेली दारू पी रहे थे दारू पीनी छोड़ दी। हमने कहा हम तुम्हें उस दिन दारू पिलाएंगे, हमारे पास 4 दिन है, जब तुम चैंपियन होगे सीओ साहब के सामने दारू पिलाएंगे, ये हमारा वादा आपसे। बोला अच्छा। ठीक है, हम लड़ेंगे। वो सुबह अटैक हुआ सक्सेस, और अटैक में इंटर कंपनी में मेरी टीम फर्स्ट थी। अटैक मार के मैं जय हिंद बोल रहा था, मेरी टीम फर्स्ट है श्रीमान। तो बड़े हंसे, बोला यार कमाल हो गया, एक खिलाड़ी सबको मारेगा। तो बहुत बढ़िया। तो तो राघव साहब ने कहा भाई ठीक है, अब इनको एनआईएस जाने तो, लड़ाई तो सही कह रहा है, हो नहीं रही, बात तो सही है, जब होगी बुला लेंगे। तो हम उस टाइम फिर हमने कोर्स किया एनआईएस का। ओके।
और एनआईएस के बीच में भी ऐसी सिचुएशन आती रही, जब अटैक बंद हुआ, लड़ाई तो थी नहीं, वैसे होने वाली थी, नहीं हुई। कर्नल राजू साहब हमारे सीओ बने, जिनको मैं नाम से जानता था, पर्सनली मिला था। जब उन्होंने कमांड संभाली, जो बेंगलोर के रहने वाले थे, बहुत ही अच्छे, और आज वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, शायद जनरल बन सकते हैं, अभी डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन, और सारे लगभग अवार्ड हर क्षेत्र में ले रहे हैं वो। और वो पहले उनकी कंपटीशन था कि भाई अमरीश को बुलाओ। अच्छा। मैं एनआईएस कर रहा था और उनके लिए 3 साल, लगभग 3 कंपटीशन हुआ, उसी साल में तीनों हम चैंपियन बने। और वो चैंपियन बनने के बाद वही जनरल साहब आज भी हैं, बड़े याद करते हैं उस समय को, कि जब वो चैंपियनशिप, जहां पे 3 पलटन, सेकंड राजदीप और 3 राजदीप ग्रुप की टॉप पलटन थी, और एक वैसे भी परमवीर चक्रवाड़ी अवार्डी पलटन थी। तो राजू साहब को ये चैलेंज था कि आपकी पलटन फर्स्ट नहीं होगी। तो मेरे से पूछते थे क्या हम फर्स्ट होगी, मैंने कहा हाँ फर्स्ट होगी। और हम वहां पे चैंपियन बने। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। और वो उन्हीं राजू साहब ने आर्मी कमांडर थे भूटान में, जब हम 2018 में ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा। ये समय होता है कि हमारा मेडल का कई सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई। 2018 भूटान में आर्मी कमांडर हुए, मैं वहां पे गया, तो उन्होंने कहा यार अमरीश तुम यहाँ पे आए हो, तुम्हारे लिए गाड़ी घोड़ा सामान सब फ्री, तुम्हारी टीम जो चाहे वो लेगी। अच्छा। हमारी 3 महीने वहां ट्रेनिंग थी राजेश जी। हम गाड़ी मांगते थे गाड़ी मिलती थी, दूध मांगते दूध मिलता था, होटल में हम जरूर थे, लेकिन जो भी फैसिलिटी थी सारी अवेलेबल उनके पास थी, सब अच्छा। पूरी टीम को दी उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एनआईएस की जर्नी के बाद आप तो कोचिंग शुरू किया, तो हर कोच के लाइफ में ऐसे गिन चुन के ऐसे थोड़े सारे हीरे आ जाते हैं, जहाँ पे जहाँ पे जिनके ऊपर काम करने से वो और अच्छा हो जाता है। आपके लाइफ में भी ऐसे थोड़े हीरे आ गए, जैसे अविनाश साबले जी और मनजीत सिंह। जरा आप उनके इन दोनों के बारे में बताइए, ये क्या है उनमें जो दूसरे में नहीं है, और वो चैंपियन बनते जाते हैं और मेडल्स जीतते जाते हैं, क्या है उनमें जज्बा? इन दोनों में जज्बे से पहले कुछ बताना चाहूंगा, इनसे अच्छे हीरे भी हिंदुस्तान आर्मी में थे, इनसे टॉप जो चैंपियन बन सकते थे। स्टीपल चेस की बात करते हैं, जब जब हम स्टीपल चेस में आए हैं, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड बने। अब उसमें अगर आप नजर मारेंगे तो मेरे पास में नीचे लेवल से मैं लेके आया था, ओम प्रकाश था जो सेफ गेम का गोल्ड था स्टीपल चेस में, जो कभी कूद नहीं सकता था, बिंड मुरैना का था। वो लड़का था जो इसमें ओलंपिक क्वालिटी थी, और वो किसी डायरेक्शन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उसमें अगर नहीं फंसते तो वो लड़का स्टीपल चेस सामने से तकड़ा था। अच्छा। इसी के बीच में अगर देखते हैं हम, तो जयवीर जो अभी कोच है, मेरा स्टूडेंट है, जो 836 की भागा था, उस टाइम में कुछ भी नहीं था, उठाए के हमने इसे बनाया था। अब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमको डिसीजन अगर ले भी लें तो सामने वो डिसीजन पे काम नहीं होते हैं, होती है कई सिचुएशन। तो ऐसे कई खिलाड़ी थे। अब सुरेंद्र सिंह जो ओलंपियन है, मेरा 5,000 में क्रॉस कंट्री से निकाल के मैं इसे लेकर आया था। इलम सिंह 3,000 से लेके उसको मैराथन में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वो लड़का ओलंपिक खेलता। ऐसे बहुत लड़के गए। अब मंजीत में और सांवले में क्या था कि इन्होंने जिस टारगेट को अचीव करने की सोची, ये कहीं नहीं हिले। जब हम नहीं हिले तो वो भी नहीं हिले, और टारगेट के पीछे हम लगातार लगे रहे। डेडिकेशन है। अगर आपने काम दिया भाई अविनाश ये काम होना है, तो उसके टारगेट है, यस होगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं। ये इसलिए उन दोनों में क्वालिटी सबसे अलग है। मंजीत पिछले 15 साल से उसके पास खोने के लिए क्या था, कुछ था ही नहीं। ओएनजी से निकाल दिया हो, नौकरी उसके पास नहीं है, इंजरी वो है, इंडियन कैंप में उसका नाम नहीं है, तो है क्या उसके पास? तो ये सारी चीजें थी जो उन्हें पता लगा भाई तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, करने के लिए एक ही, खोने के लिए कुछ नहीं, केवल पाना पाना है। और सैम अविनाश की कहानी, वही बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता है, तो उन्हें उसके लिए अलग था कि ये जिस टारगेट के पीछे पड़े उस पर लगे रहे लगातार, और उन्होंने अचीव किया। और डिसिप्लिन तो अच्छा है। जब जब खिलाड़ी का डिसिप्लिन खराब होता है, तब तब उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, चाहे उसमें अविनाश हो और चाहे मंजीत हो, कोई भी हो, या फिर नीरज चोपड़ा हो। आज ये अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड है तो सभी बोलते हैं। एक राज हमें बताइए कि जब मंजीत जो है 800 मीटर्स में जिनसन को पछाड़कर आगे बढ़ा, जरा
स्ट्रैटेजी क्या था आपका जहां से वो, बिकॉज चौंकाने वाली बात है कि कैसे वो आगे निकला और कैसे वो गोल जीता। और ये क्या थी स्ट्रैटेजी, जरा बताइए। देखो, जब गोल आता है, ट्रेनिंग अच्छी होती है तो ऐसा होता है। और ये लकीली था, भूटान में 1 वीक पहले हमने उसका इंटरव्यू लिया था, जैसे आप मिल रहे थे। उसके विचारों में पॉजिटिव केवल डाला गया कि वो ये सोचता था कि भाई 144 145 के रनर है तो हमारा पोजीशन कहीं नहीं है, क्योंकि हम 46 के रनर हैं। और जब उनके विचारों में एक खिलाड़ी के ये डाला गया कि हम 2600 मीटर हाइट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन सी लेवल पर है, वहां 144 वाला आए, 144 वाला नहीं, 3 भी आ जाए, जीत तुम्हारी होगी, फर्स्ट तुम होगे, ये अपने यहां से निकाल दो। और डेली वो विचार यहाँ पे रखा जाए तो हम कुछ भी कर देते हैं। वही उसके सामने था, हम केवल 45 45 44 की बात करते थे हर ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग जब हम करते थे, जिनसन हर वो एक ही साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग हम भी देख रहे हैं, वो भी हमारी देख रहा है, लगभग 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब जहां रही फिनिशिंग की बात, तो हमने काम ही फिनिशिंग पे किया था, उसकी कमजोर फिनिशिंग थी, उसी फिनिशिंग की ट्रेनिंग हमने की थी। तो जो 80 मीटर पे जहां तुम मार खाते वहीं वहीं तुम फर्स्ट होगे, उसी की ट्रेनिंग हम कर रहे थे कंटिन्यू। और एक इंटरव्यू मैंने लिया था 8 बजे, जो शायद मेरे पास भी कहीं होगा, कि मंजीत तुम गोल्ड जीत चुके हो, गोल्ड जीतने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला सर मैं गोल्ड जीत चुका हूं। मैं, यस, तो गोल्ड तुम्हारा है, अपने मुंह से कहो कैसा लगता है। और वास्तव में वो गोल्ड हमने लिया, तो वो विश्वास एक था जो उसके अंदर तक हमने भरा। तो मेंटल मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल फिटनेस की बात करते हैं आप, यस, तो वो आपने करवाया। यस, यस, जो मेंटल फिटनेस है वही आपको चैंपियन बनाती है। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप गए थे टोक्यो, अविनाश साबले का आप रन देख रहे थे। और काफी होप्स था सभी को कि हाँ कुछ क्योंकि हर रेस में अविनाश अभी हाफ मैराथन में नेशनल रिकॉर्ड 1 मिनट का 1 आवर का रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया था। और हर रन में एवरी टाइम ये रन किए एक नेशनल रिकॉर्ड बनता ही था। तो हाँ जी। अगर आप उस रेस को मेरे ख्याल से मैं आपने बहुत टाइम देखा होगा, एनालाइज किया होगा, आपके हिसाब से क्या कुछ कर सकता था वो अलग, जिससे एक मेडल की आशा हो सकती थी उनके लिए? राजेश जी, मैं इतना कह सकता हूं, जो गलती लाइफ में कहीं ना कहीं होती है, वो जीवन में बंदा पर्सनल पछताता है। दुख कोच को भी होता है और देश को भी होता है। लेकिन हम फाइनल की तो बात नहीं कर रहे थे, मैं आज भी कह रहा हूं, हम पहले 3 से आउट नहीं थे। पहले 3 के हम दावेदार थे। जो टाइमिंग वहां चल रही थी उसको हम देके जा रहे थे। 8:20 के हम रेस लगा रहे हैं। और ट्रेनिंग में बेंगलोर जैसी जगह, जहां हाइट 1200 मीटर है, लगभग 1000-1200 के अंदर है, वहां बेस्ट ट्रेनिंग हमारी चल रही है। 8:18 8:12 8:15 के रेंज में हमारी रेस चल रही है, तो हम मेडल से आउट है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं गलती से हम फंसते हैं जब हम अपनी चलाते हैं। अगर सिस्टम ने कहा है कि कोरोना वायरस है, इससे बचना है, भाई कोविड सबको दिखाई दे रहा है, इससे बचने की ड्यूटी तो हमारी है। अब अचानक जब कहीं फंस जाते हैं, अब उसमें अविनाश की भी गलती नहीं है, उस समय ऐसा ही था। 2 बार उसको कोरोना हुआ, उसके बाद वो रेस भागा, तो रेस काबिले तारीफ थी। अच्छा। अगर वो कोरोना नहीं होता तो हम पहले 3 में थे, क्योंकि 1 महीने के ड्यूरेशन में 2 बार पॉजिटिव हुआ। अच्छा, और वो तो पीक फॉर्म चल रहा था। ट्रेनिंग छूट भी ट्रेनिंग भी छूट गई होगी जब ट्रेनिंग तो कोरोना छूटनी पॉजिटिव थी। हुआ था। हाँ, उस बीच में जब कोरोना हुआ, ट्रेनिंग, खैर, ट्रेनिंग हमने छूटने नहीं दी, या थोड़ा ना मेंटेन रखा किसी भी तरह से। उसके रूम में अंदर ट्रेनिंग का इंतजाम किया कि थोड़ा वार्म अप तो होता रहे, क्यों बाहर नहीं निकल सकते थे। टेड मिल को हमने रूम में पहुंचाया, जो कहीं नहीं था, अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो थोड़ी सी सावधानी बरतते और पॉजिटिव नहीं होता तो हम पहले 3 में थे, और ये मौके बार बार नहीं मिलते, कभी कभी मिलते। अच्छा, हम जब मैं आपका जो वीडियो देखा था, तो अब लास्ट तक आप कह रहे थे कि हाँ भागो बेटे, अब मौका है, छोड़ना नहीं है। ये आपके बैकग्राउंड में मुझे काफी चल रहा था। मौका है, तो और वो मौका था हमारे पास। हाँ। ओके, आई होप कि आगे चल क्योंकि के मुझे भी नहीं लग होगा रहा था कि मौका। आउट होंगे, लेकिन हाँ, ये डाउट पहले हमें था। ओके, यस, आगे होगा पक्का, कि उस लड़के में टैलेंट है, वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि वो कभी भी मैं ऐसा लड़का है,
वो मेडल कभी भी बदल सकता है। ओके। नहीं, मैंने एक इंटरव्यू किया जो था मोजेस एक खिलाड़ी। चिमेई का, केन्याई जो अच्छा सर। स्टीपल चेज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड होल्डर थे, तो उनको मैंने अविनाश जी का हाँ टाइमिंग दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो 8:10 का रनर है। तो वो हाँ। वैसे उन्होंने कहा था मैं थोड़े महीने पहले, हम्म। तो आई एम श्योर कि ना अगर 8:10 में भागता तो फिर आई एम श्योर कि ना वो डेफिनेटली मेडल ले लेता, नेक्स्ट ओलंपिक राजेश जी, डेफिनेटली। उसकी जो कैपेसिटी है वो 8-2, 8-4, 8-6 कभी भी भाग सकता है। अच्छा। हाँ, एंड आई एम श्योर कि वो आप कभी भाग इतने जाएगा। करीब उनको जानते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली यस। आपने ट्रेनिंग ली है। आई एम श्योर कि ट्रेनिंग में भी वो काफी अच्छे भागते होंगे। हाँ, जब वो दिल्ली में मैराथन के लिए जा रहा था, तो एक पत्रकार मुझसे पूछ रहा था आपने दिल्ली मैराथन में क्यों भेजा। हमने कहा रिकॉर्ड बनाने के लिए भेजा है और टेस्टिंग के लिए भेजा, हमारा इवेंट नहीं है। 1 घंटा 30 मिनट की रेस लगेगी, और वो लगी 1 घंटा 30 सेकंड की। बोला रियली, रियली लगेगी, मैं रियली लगेगी, ये पहला बंदा होगा जो 1 घंटा 30 सेकंड में रेस लगाएगा। और हमारा इसका कोई टारगेट नहीं, केवल हमारी फिटनेस चेक कर रहे हैं हम। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। सही डायरेक्शन में अगर रहा, कहीं डिस्टर्ब ना हुआ और कहीं ना फंसा, इस तरह जैसे कोविड में फंस जाए कंपटीशन के नजदीक, या कोई फीवर हो, उस चीज से अगर वो बचा, तो वो रेस बहुत ही जानदार कभी भी लगा सकता है वो इस लेवल पे। वो कम नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। Okay. अभी आपने एथलीट्स के बारे में बात की है, जरा अपने एकेडमी के बारे में बताइए सभी लोगों को। ये एकेडमी आपने यस। शुरू किया, कब शुरू किया, और आपका टारगेट क्या है इसमें? देखिए एकेडमी, जब हम इंस्टाग्राम पे होते हैं या मीडिया का जमाना है, मीडिया पे आते हैं, तो काफी ओलंपिक जाने से पहले पिछले 3 साल से काफी कमेंट्स हैं कि को साहब एकेडमी बहुत खुली है, आप अपनी एकेडमी खोलेंगे तो उन नौजवानों को बेनिफिट होगा जिनको गांव में ट्रैक नहीं मिलता, या एक टैलेंट गांव में रहता है जो ओलंपिक तक जाता है। उस टैलेंट को अगर आप अपनी एकेडमी में बदलेंगे तो शायद देश के लिए अच्छा होगा। और वो विषय लगभग 3 साल से मेरे विचारों में चल रहा था कि हम ओलंपिक के बाद अपने ट्रैक को बदली करेंगे और एक एकेडमी ओपन करेंगे, और जिसका मोटो होगा देश जो गांव से जितने भी टैलेंट है उनको ओलंपिक तक ले जाना। ये हमारा पहला टारगेट है, अभी भी और जब भी था। और वही विषय था कि जब हम टी पार्टी में, तो मोदी जी ने भी वही बात रखी थी, और मोदी जी की बात हमने सबसे पहले उतारी। अच्छा, तो हमारा टारगेट तो ओलंपिक ही है, 2024 में हमारे लड़के ओलंपिक जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अमरीश जी, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हम लोग बात करते हुए, तो मैं अपने आखिरी सवाल यस। में आ जाता हूँ। आप नौजवानों को आप क्या एडवाइस दोगे एक अच्छे एथलीट बनने के लिए? 5 टिप्स फ्रॉम कोच अमरीश। देखो नंबर एक तो ये है कि सबसे पहला आपका डिसिप्लिन है। सबसे पहला आपका डिसिप्लिन है, और अगर खिलाड़ी का डिसिप्लिन होता है अच्छा, तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। नंबर एक है आपका टारगेट। अगर आप अपने टारगेट पे ध्यान रखते हैं और आप उसे नहीं भूलते हैं, तो आप अपना टारगेट अचीव करते हैं। नंबर तीन है, अगर आप का परफॉर्मेंस अच्छा आता है और आप उसको उसी टाइम समय भूलते हैं और नेक्स्ट टारगेट की तरफ ध्यान करते हैं, तो आप बेस्ट करते हैं। चौथा ये है कि आपकी डाइट अगर आप टाइम पे लेते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। पांचवा, डाइट की अगर आपकी रिकवरी का प्रोसेस ठीक है, आप ट्रेनिंग ज्यादा लोड नहीं है और रिकवरी और लोड का आप ध्यान रखते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आपका समय है, आपका उठना बैठना और किस समय ट्रेनिंग पे जाना है, राइट टाइम पे जाना है, ये आपका सारी चीजें अगर आप रखते हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और ऐसा नहीं लगा कि हम पहले बार बात कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरीज काफी दिलचस्प है। आई विश हमारे पास और थोड़ा वक्त होता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं तहे दिल से आपकी शुभकामनाएं, थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए। और एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी एकेडमी, एंड आई एम श्योर कि 2024 में आपकी एकेडमी से हमारे ओलंपिक चैंपियंस और आएंगे, और यही मैं पक्का आएंगे। आई मेरी दुआ है आपके लिए, एंड आई होप कि आगे चलकर भी बहुत सारे चैंपियंस आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये आप हम लोग आए।
हमारे राजेश जी, हमारे कुछ चैंपियन हैं जो नए नौजवान है, मेरे पीछे खड़े हैं और पूरा इंटरव्यू सुन रहे हैं। ये भी कमाल की बात है बहुत कि बढ़िया। ये ट्रेनिंग तो करने के बाद मेरे साथ ही हैं। अच्छा, तो मैं अगर आई होप कि उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज सुने होंगे जो आपने नहीं सुनाए होंगे इस इंटरव्यू में। यस, यस, वो बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे। अब ये भारत माता की जय बोलना चाहेंगे। चलो। ओके, बोलिए। तो थैंक यू वेरी मच और हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों को भी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड कि देश के लिए और गौरव लेके आए, और यही हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी, जय हिंद राजेश जी। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच एंड गुड थैंक यू। नाइट। बाय।